हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 2026 में 2008 जैसी क्राइसिस आ सकती है। किस हिसाब का सिचुएशन बन चुका है अभी करंट मार्केट में। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि 2008 में किस प्रकार की सिचुएशन थी जिसके वजह से 2008 में बहुत बड़ी क्राइसिस देखने को मिली और 2026 में इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना और जो भी लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि हम क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें ओवरव्यू की, तो सबसे पहले समझेंगे कि जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके पीछे का क्या कारण था और क्यों हुआ था। क्योंकि उसको समझे बिना हम आज के करंट सिनेरियो को नहीं कंपेयर कर पाएंगे और चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2008 में क्या हुआ था जिससे कि बहुत बड़ी क्राइसिस हुई थी। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे करंट इकोनॉमिक लैंडस्केप, यानी कि अभी वर्तमान में क्या चीज़ें हैं जो की इंडिकेटर्स तो रिस्क एंड फैक्टर्स इन 2026। तो जो करंट सिचुएशन है, मार्केट का क्या हाल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या हाल है, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। 2008 की चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद दो करंट सिनेरियो को समझेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेज है और अगर कुछ अलग दिखेगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि इनके वजह से इस मार्केट में ऐसा हो सकता है। चौथा जो अपना पॉइंट रहने वाला रिस्क असेसमेंट, हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को देखने के बाद एक रिस्क असेसमेंट करेंगे कि क्या मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मार्केट में बहुत बड़ी क्राइसिस आने वाली है या उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो इन सब चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। वीडियो काफ़ी अच्छी है और इसको एंड तक देखना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2008 में क्या हुआ था, है ना। कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाट ट्रिगर्ड द कोलैप्स, क्या कारण थे जिसकी वजह से 2008 में इतना बड़ा झटका लगा। तो पहला हमें जो मेन कॉज आता है सब प्राइम। सब प्राइम स्कीम चल रही थी उस टाइम, बबल बन चुका था। सब प्राइम क्या था कि जो बैंक थे, खास तौर से यूएसए के जो बैंक थे, इन्होंने उस टाइम बहुत बड़े लेवल पे, बैंक जो थे बहुत बड़े लेवल पे होम लोन देना स्टार्ट कर दिया था। तो जब ये लोन दे रहे थे ना, तो उस टाइम इनके पास, अभी जैसे वर्तमान में क्या होता था कि अगर कोई होम लोन लेने जाता है तो कोलेट्रल वगैरह दिखाना पड़ता, रखना पड़ता है अपना। ठीक है, बट यूएसए में क्या हुआ था कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को होम लोन दिया गया, लोगों ने घर बनाया, लेकिन उनकी क्षमता को असेस किए बिना दिया गया। यानी कि क्या वो लोन को रीपे कर पाएंगे, उसको चुका पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका एनालाइज इन्होंने नहीं किया। और एक सब प्राइम स्कीम बना के इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे बैंकिंग सेक्टर से लोन प्रोवाइड करा दिया। और जब देखा गया कि लोगों ने पैसा चुकाना बंद कर दिया, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस एसेट्स बन गया बैंकिंग के लिए, है ना। तो अब बैंक वालों ने क्या किया कि इस स्कीम को और अलग अलग जगहों में उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। इनका एक बंडल बना के लोगों को मतलब जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन उनको दे दिया कि आप यहाँ से रिकवरी करके इस स्कीम में इतना फ़ायदा ले सकते हो। बट क्या हुआ कि उस टाइम लोगों की जो क्षमता थी वो कम हो गई थी और लोगों ने उसको रीपे करना, मतलब उनके पास वो चीज़ें हो नहीं पाई थी। लोगों ने होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट था उसको चुका नहीं पाए। इसके वजह से एक बहुत बड़ा जो है कि बबल क्रिएट हो चुका था फाइनेंशियल मार्केट में और एक बहुत बड़ा इशू निकल के आया था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है ना, हाउसिंग प्राइसेस कोलैप्स्ड लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मॉर्टगेज डिफॉल्ट्स, है ना। तो कहने का मतलब कि जो बबल था काफ़ी बड़ा हो गया था और इसको मतलब एक क्षमता से बाहर चला गया था। ठीक है, दूसरा मेन कॉज था एक्सेसिव लेवरेज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उस टाइम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए थे, चाहे बिजनेस के पर्पज से या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, वो भी बिना किसी कोलेटरल से, है ना। तो काफ़ी बड़े लेवल पे उन्होंने लोन दे दिया था और उनको रिकवरी करने का जब टाइम आया तो लोगों ने उसको रीपे करने में उनकी क्षमता नहीं रही और वहाँ पे डूबने के कगार पे आ गया। तो एक्सेसिव लेवरेज इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था।
तीसरा सबसे बड़ा कॉज़ था लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। उस टाइम जो फाइनेंशियल मार्केट था बहुत ही लूप थे उसमें, या फिर उसमें ऐसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लोगों को पैसा दिया गया बिना किसी रूल रेगुलेशन पे, बिना किसी कोलेटरल पे दिया गया। उनकी चीज़ों को समझे बिना ही यहाँ पे लोन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया गया। ठीक है? जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते थे वो अनरेगुलेटेड होते थे उन्होंने, और इसके वजह से बहुत बड़ा इन्होंने मार्केट में एक उधार दे दिया था, और उधार देने के बाद फिर उसको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई गई। चौथा है लेमन ब्रदर्स। लेमन्स ब्रदर बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उस टाइम। इन्होंने भी जो पूरे इंटायर सिस्टम था, जो फाइनेंशियल सिस्टम का, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को लोन दिया था, और लोगों को काम करने के लिए एक्सेसिव लेवरेज पे फंड एलोकेट किया था, और इनका रिकवरी नहीं हो पाया था, जिसके वजह से उस टाइम का सबसे बड़ा बैंकर था, और वहाँ पे इसको सबसे बड़ा झटका लगा, और ये इसी शॉक वेव से पूरा जो क्राइसिस है स्टार्ट हो गया था, और बहुत बड़े लेवल पे गिरावट देखने को हमें मिली थी। तो कुछ इस प्रकार 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। ठीक है? अब इसके इम्पैक्ट की मैं बात करूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। तो डिवास्टिंग इम्पैक्ट बेसिकली इस पे पड़ा था, और 57 परसेंटाइल जो है स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हुआ था S&P, जो कि उस टाइम पीक पे था। 57% नीचे की तरफ आ चुका था अपने पीक से। 8.7 मिलियंस जॉब जो है कि चली गई, वहाँ पे लोगों ने जॉब खो दी। 3.8 मिलियन जो थे, जो हाउस होल्डर थे, उन्होंने कोलैप्स कर दिया, उन्होंने देने से अपने लोन को पे करने से उन्होंने मना कर दिया था। और पूरे ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो 2 ट्रिलियन का मतलब लॉस हुआ था। उस टाइम क्या था कि 2008 में और भी अलग कंट्री के जो थे वो भी सब प्राइम स्कीम में भाग लेना स्टार्ट कर दिए थे, और उनको एक प्रीमियम थमा दिया गया था कि आप इसको रिकवरी करके आप पैसे बना सकते हो। तो उसमें और भी ग्लोबल पार्टिसिपेंट आ चुके थे। तो इसका इम्पैक्ट हमें पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिला। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था 2008 में। 57 परसेंटाइल अगर मार्केट गिर रहा है तो बहुत बड़ा क्राइसिस होता है। और जॉब की बात करें तो 8.7 मिलियन जॉब चली गई। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। 2008 का जो सिनेरियो था बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और मार्केट में बहुत ही बड़े लेवल पे गिरावट देखने को मिला था। अब नज़र डालते हैं कि 2026 का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है क्या है पूरे ग्लोबल सिनेरियो में। ठीक है? इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वार्निंग साइन क्या है कि जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट 2026 में क्रैश करेगा, और इसके साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या है। ठीक है? तभी हम सही चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, सही चीज़ों का असेसमेंट कर पाएंगे। क्लियर है? तो वार्निंग साइन बेसिकली है कि हाई कॉर्पोरेट डेट लेवल्स। इस टाइम जो है कि कॉर्पोरेट का डेट जो है काफ़ी बढ़ चुका है। इसका हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है मार्केट में। एक साइन है, वार्निंग साइन है कि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेट है, अगर ये कोलैप्स हुए, इन्होंने पेमेंट करना स्टार्ट नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा एक गिरने का संकेत हमें दिखाई दे सकता है। दूसरा, कॉमर्शियल रियल इस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है कि लोगों ने पैसे बैंक से लेके रियल इस्टेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट उसकी डिमांड अभी नहीं है, तो एक प्रकार की स्ट्रेस बना हुआ है, तो उनको भी रिकवरी करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है? इमर्जिंग मार्केट पर जो भी नए नए मार्केट आ रहे हैं अभी, वो बिल्कुल प्रेशर में, क्योंकि अभी जो अदर अदर मार्केट से जब कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं कि वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। जो नए मार्केट आ रहे हैं उनको एक प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, जिनके वजह से उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं। तो शायद वो जब कोलैप्स करेंगे तो छोटे छोटे ऐसे जो इमर्जिंग मार्केट होंगे तो कई सारे बबल होंगे, तो सारे फट जाएंगे। तो उनके वजह से भी हमें एक वार्निंग साइन दिखाई दे रहा है। चौथा जो है अपना जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 4 6 8 सालों में देखोगे तो ग्लोबल जो सिनेरियो है, कहीं टैरिफ की वजह से, कहीं रिसोर्स के लिए, कहीं ऑयल के लिए जो टेंशन हो रहे हैं, जैसे कि अभी वेनेजुएला को अभी वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वहाँ तेल का जो खेल चल रहा था। ग्रीनलैंड की बातें चल रही थी, तो ग्रीनलैंड को भी एक ऑक्युपाई करने का जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एक अलग चल रहा है सीन। और
साथ-साथ यहाँ पे टैरिफ वॉर चल रहा है। ग्लोबल टेंशन में भी एक टैरिफ वॉर है, जो हर एक देश एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। ठीक है? तीसरा 5वां जो पॉइंट है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट। अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो सभी जो सेंट्रल बैंक है, अपने इंटरेस्ट रेट को धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं। तो जिन लोगों ने लोन लिया है बेसिकली, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो शायद उनकी ईएमआई की पे करने की जो क्षमता है, वो शायद बिगड़ सकती है। शायद वो पेमेंट भी नहीं कर पाएँ, तो एक स्ट्रेस निकल के आ जाता है। तो इसको एक कंप्लीटली एक होलिस्टिक व्यू से देखें तो कहीं न कहीं ये 5 फैक्टर जो है एक वार्निंग साइन के रूप में हमें करंट इकोनॉमिक्स में देखने को मिल पा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर ये पूरी तरह से लग जाते हैं किसी भी इकोनॉमिक में, किसी भी ग्लोबल बड़े इकोनॉमिक्स में, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है जो कि हमने 2008 की गलतियों से सीख के इसको लागू किया है। पहला क्या है? स्ट्रॉन्गर बैंक रेगुलेशन। 2008 में क्या था कि वहाँ पे जो रेगुलेशन था बहुत ही वीक था, जिसके वजह से लोगों ने वहाँ पे क्राइसिस में ट्रैप हो गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो बैंक हैं काफ़ी रेगुलेट हो चुके हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। बेटर सेंट्रल बैंक टूल्स। जो सेंट्रल बैंक होते हैं हर कंट्री के, तो उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से अपना कुछ ना कुछ टूल्स अपना लिए कि अगर कोई लोन दिया जा रहा है तो उसके लिए कोलेटरल रख रहे हैं, बेसल मानक वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। इंक्रीज फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिल पा रही है। 2008 में क्या है कि लोग ऐसे ही मतलब रफली तरीके से वहाँ पे पैसे ले रहे थे, दे रहे थे और स्कीम निकाल रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि जो जो फाइनेंशियल मार्केट है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है? उसके साथ-साथ हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है और लास्ट जो है रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग। जो भी अभी स्ट्रेस वाली चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, उनको टेस्टिंग किया जा रहा है कि या फिर उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि ऐसे मौके पे कहीं ये कोलैप्स तो नहीं हो रहे, तो उनको बार-बार एक पैरामीटर पे लाया जा रहा है कि हम इसको बार-बार टेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ से मार्केट गिरेगा तो क्या हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक बफर बना लेते हैं, एक कैपिटलाइज़ेशन कर लेते हैं जिनकी वजह से जो इनका स्ट्रेस होता है वो कम हो सके, ठीक है? तो रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग होती रहती है। तो कुछ इस प्रकार का आपका सिनेरियो है प्रेजेंट इकोनॉमिक्स लैंडस्केप में कि जो भी वार्निंग साइन है यहाँ पे और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी इसके लिए है। तो कहीं न कहीं बैलेंस अप्रोच चल रहा है, तो ऐसा अभी कह नहीं सकते कि मार्केट 2008 की तरह पूरी तरह से क्रैश हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टिव फैक्टर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। क्लियर है? अभी हम आगे बताएँगे कि कितना चांसेज़ है कि मतलब मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो क्या-क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि जो मेजर डिफरेंसेस है, जो की डिफरेंसेस हैं 2008 और वर्सेस 2026 में, ठीक है? तो 2008 में 8 में क्या हुआ था बैंकिंग कैपिटल जो था इनसफिशिएंट रिज़र्व था। लेकिन अभी जो बैंकिंग सेक्टर में जो कैपिटल रिज़र्व है बेसिकली काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गर कैपिटल बफर्स है। रेगुलेशन उस टाइम बहुत कम था, लेकिन इस टाइम रेगुलेशन काफ़ी अच्छा हो चुका है, बेसल मानक वगैरह को फॉलो किया जा रहा है। सेंट्रल बैंक के पास लिमिटेड एक्सपीरियंस था उस टाइम। अभी क्या है कि प्रूवन क्राइसिस रिस्पॉन्स हो गया क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है हर जगह अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं जहाँ इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है उनका कॉज ढूंढते हैं उसके बाद अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ों को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। उस टाइम जो सब प्राइम स्कीम चल रही थी जो लोन देने की होड़ मची हुई थी होम लोन देने के लिए तो उसमें मतलब एक ही सेक्टर में था और वहाँ पे एक ही सेक्टर कोलैप्स हुआ पूरा धराशायी होगा। यहाँ पे क्या हो गया डाइवर्सिफ़ाई कर दिया गया कि सिर्फ़ एक ही सेक्टर में लोन ना देके कई सारे सेक्टर में लोन देने को स्टार्ट कर दिया कि अगर एक सेक्टर डूबा तो दूसरा सेक्टर भी सँभला रहेगा, तीसरा सेक्टर सँभला रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी उस टाइम कम थी और लेकिन अभी बेटर डिस्क्लोज़र आ चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, अकाउंटेबिलिटी आ चुकी है। तो ये डिफरेंसेस थे 2008 से लेके 2026 के बीच में। 2008 में इन सब चीज़ों पे फ़ोकस नहीं हो पाया था लेकिन 2026 में इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करके इसको इम्प्रूवमेंट किया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब समझते हैं कि पोटेंशियल जो रिस्क है अभी 2026 में क्या हो चुके हैं। क्या नए-नए पोटेंशियल रिस्क आते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हर हर एक समय में एक नया चैलेंज मार्केट में आता रहता है। तो 2026 में क्या नया है जो एक रिस्क फैक्टर के रूप में हम देख सकते हैं। तो क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल शॉक है, ठीक है?
यानी कि अभी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है तो उससे क्या होता है कि कहीं एक जगह सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल इशू आ जाता है, कहीं एक जगह बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल इशू आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाती है। तो एक फाइनेंशियल रिलेटेड जो है एक क्राइसिस है, जो एक हमें इसे कंसर्न के रूप में देख सकते हैं। उसके साथ साथ सॉवरेन डेट क्राइसिस है, गवर्नमेंट डेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे एक सॉवरेन डेट क्राइसिस है। इसमें क्या होगा कि जो भी विकासशील देश होते हैं उनके ऊपर अनस्टेबिलिटी होती है और वहाँ पे उनके ऊपर हमेशा डर बना रहता है कहीं वो डेट में बड़े बड़े डेट में ना फंस जाए। ठीक है। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है साइबर अटैक्स ऑन फाइनेंस सिस्टम। साइबर अटैक का इस टाइम बहुत बड़ा सीन चला, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पे इसका खतरा बना हुआ है कि अगर कोई भी साइबर क्राइम साइबर अटैक होता है बहुत बड़े लेवल किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे या किसी इकोनॉमिक्स में जो भी फाइनेंस का सेक्टर होगा उस पर होता है तो बहुत बड़ा हमें यहाँ पे कोलैप्स देखने को मिल सकता है। साथ ही प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो रैपिड ग्रोथ हो रहा है ना, जो अभी प्राइवेट मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर में जो क्रेडिट मार्केट हो रहा है यह बेसिकली इरेगुलेटरी सिस्टम से हो रहा है और यहाँ पे कोई ज़्यादा भी रेगुलेशन नहीं है तो इसका भी और इसका मार्केट बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि इस पे भी हमें रिस्क दिखते हुए दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो ये चार रिस्क अभी जो नए ऐड हुए 2026 25 24 23 में, ये सारे जो रिस्क हैं बेसिकली क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है। तो इनको हमें कंसर्न करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, इनको मिटिगेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे। तो इन वजहों से हमें क्राइसिस देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अगर क्राइसिस हुआ तो इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है वहाँ पे। क्लियर है। अब हम थोड़े असेसमेंट की बात कर लेते हैं कि कितना डरावना है या क्या लगता है कि भी मार्केट में क्राइसिस आ सकती है। तो जो माइल्ड स्लो डाउन है 2026 में ऐसा लग रहा है 60% कि माइल्ड स्लो डाउन आ सकता है, क्राइसिस तो नहीं आ सकती। ठीक है। सीवियर रिसेशन भी आ सकता है, 40% लोगों का मानना है या 40% चांस है कि सीवियर रिसेशन आ सकता है। फिर उसके बाद अलग अलग सेक्टर में छोटे छोटे क्राइसिस हमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में देखने को मिल सकता है, इसको 35% माना गया। लेकिन 2008 जैसी जो हाउसिंग क्राइसिस हुई थी सब प्राइम की तरफ, तो उसमें 50% चांस है कि 2008 जैसी एग्जैक्टली क्राइसिस हो। ऐसा सिर्फ 15% लोगों को मानना है या 15% इसका असेसमेंट है। लेकिन हाँ, माइल्ड स्लो डाउन यानी कि मार्केट में यहाँ से 20% 25% गिरावट देखने को मिल सकती है, स्लो डाउन हमें मार्केट आ सकता है ना। सीवियर रिसेशन भी 40% लोगों को मानना है कि मतलब यहाँ भी काफ़ी नीचे से जो भी जियो पोलिटिकल टेंशन हो सकता है या फिर साइबर अटैक हो सकता है या फिर आपका क्लाइमेट से रिलेटेड जो फाइनेंशियल इशू हो सकता है वहाँ पे इनके वजह से सीवियर रिसेशन आ सकता है। लेकिन 2008 की तरफ पूरी तरह से क्राइसिस आना और 57% मार्केट का क्रैश हो जाना ऐसा बहुत कम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, बहुत सारी चीज़ें को हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया है। तो कहीं न कहीं मार्केट में प्रेशर तो है, माइल्ड स्लो डाउन वगैरह करके है, सीवियर रिसेशन आ सकता है, लेकिन 2008 जैसी क्राइसिस हमें नहीं देखने को मिल सकती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने रेगुलेट कर दिया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या चीज़ अपनानी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर, है ना। अगर आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आप अगर किसी क्राइसिस में हैं तो आपको क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई रखो, किसी एक सेक्टर में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैंक में ही रखो, उसको रियल एस्टेट में भी रखो, उसको और अलग सेक्टर में रखो। जितने अलग अलग सेक्टर में आप डाइवर्सिफाई कर देंगे, मल्टीपल सेक्टर्स एंड जियोग्राफी, तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। आप अपने एसेट को स्प्रेड कर दो। क्लियर है। आप अपने फंड को 6 से 12 महीने का एक लिक्विड सेविंग रखो, कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता है जैसे कोविड के टाइम में हो गया था, बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, तो आपके पास 6 से 12 महीने का एक बैकअप प्लान होना चाहिए, आपके पास लिक्विड सेविंग होनी चाहिए। ठीक है। आप अपने आपका जो डेट है, जो आपका लोन ले रखा है उसको मतलब कम कर दो, कम कर दो मतलब उसको केयरफुली तरीके से ले चलो। हाई इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, ओवर लेवरेज से बचो, क्योंकि ज़्यादा लेवरेज ले लोगे तो फिर वहाँ पे आप क्राइसिस में फंस सकते हो। ठीक है। साथ ही आप मॉनिटर करते रहो, जो ग्लोबल न्यूज़ है, ग्लोबल सेंटीमेंट है, ग्लोबल मार्केट का स्ट्रक्चर है, उसको देखते रहो। और अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर है। तो 3-4 पॉइंट आप अपने जहन में रख के वर्क कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि 2008 में क्या हुआ था,
2026 में क्या हो रहा है, करंट सिनेरियो में क्या अभी सिस्टम है, क्या हमने वहाँ पे 2008 में हमें कमियाँ दिखी, क्या अभी हम प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।